हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड और यूपीएससी 2022 ऑल इंडिया रैंक 2 गरिमा लोहिया मैम, उनकी कॉपी हम लोग आज देखने वाले हैं। बेसिकली देखिए, मेरा आइडिया कभी भी कॉपी जो देखता हूँ मैं किसी भी टॉपर्स का, तो मेरा मेन मोटिव होता है कि उस कॉपी को देख के मैं ये एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ कि आखिर वो अपने आप को कहाँ तक लेके जाती हैं आंसर, या लेके जाते हैं आंसर तक, फिर कहाँ पे वो खुद को लिमिट करते हैं। देखिए, लिमिटेशंस हमें पता नहीं होती, हम लिख तो सब सकते हैं, जिनकी जो थोड़े भी बेसिक एजुकेशन ले रखे हैं वो लिख सकते हैं। लिखना इजी है, बात को डिलीवर करना आसान है, लेकिन कितना लिखना है, कहाँ पे लिखना है, किन चीज़ों को कहाँ तक यूज़ करना है, एक्सटेंट हमें नहीं पता होता। ठीक है, लिमिट्स को हम क्रॉस करते हैं तो हमें आंसर कम मिलते हैं और हमें मार्क्स कम मिलते हैं। ऑब्वियसली कम मिलेंगे, कभी कभी तो और लिमिटेशंस होते हैं, उसको हमें बाइंडिंग के तौर पे लेना पड़ता है। लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। ठीक है, मैं खुद की अपनी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेंस की थी बुकलेट में क्वेश्चन होता है, देन उसके बाद स्पेस होता है। मैं टेस्ट सीरीज की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, स्पेस होता है। मैं क्या करता था, एक बार अगर क्वेश्चन कट हो गया तो फिर कंफ्यूज हो जाता था कि आगे क्या करूँ। ठीक है, तो उसको आप प्रिसाइज वे में नज़दीक जाके उसको अगर आप फील करना चाहते हो तो आपको देखो, एग्ज़ाम तो आप दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लाइव फील कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेट्स स्टार्ट विद द गरिमा लोहिया मैम की कॉपी को देखते हैं। कॉपी देखने से पहले एक काम करते हैं, कॉपी देखने से पहले सबसे छोटा सा काम करते हैं, इनकी मार्कशीट पे नज़र डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। मैं आपको बता दूं, गरिमा लोहिया मैम, हाँ, आप बिहार से हैं, बिहार के बक्सर जिला से। बहुत ही बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस रहा है। आप देख सकते हो इनके जो मार्क्स बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो गरिमा लोहिया मैम की मार्कशीट को। ठीक है, मैंने उनके ही टेलीग्राम चैनल से ये मार्कशीट को उठाया है। मार्क्स देखिए, एसआई पेपर 1 में 131, जनरल स्टडीज़ जीएस पेपर 2 में, जीएस 1 में 104, जीएस 2 में 131 एंड जीएस 3 में 94, जीएस 4 में 141, ऑप्शनल जो कि इनका था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इसमें 125, ऑप्शनल 2 पेपर 2 150, रिटन टोटल 876 विच इज़ अ डिसेंट मार्क। पर्सनालिटी टेस्ट में तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, टोटल 1063 एंड रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। यूपीएससी AIR 02। ठीक है, अब हम लोग इनके कॉपी को देखते हैं आखिर ये लिखती कैसे थी। टेस्ट सीरीज़ फोरम IAS की टेस्ट सीरीज़ की कॉपी है ये, एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने जब ये टेस्ट सीरीज़ दी होंगी, नेम गरिमा लोहिया, फिर डेट जब उन्होंने टेस्ट की दी है, रोल नंबर दिस, टेस्ट नंबर दिस। इसी के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, डेट और टाइम मेंशन किया है। 3:15 से स्टार्ट किया उन्होंने और 6:15 में क्लोज किया इस टेस्ट को। ठीक है, तो वो इतना तो समझ में आता है कि ये टेस्ट ऑनलाइन मोड में उन्होंने सबमिट किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगन consolidating itself after the revolt of 1857 and culminated in the formation of INC इंटरनेशनल कांग्रेस इन 1885। सीधी सी बात ये कह रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ, कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो रिवोल्ट हुई उसके बाद, और इसकी जो कल्मिनेशन हुई, जो फाइनल आउटपुट की तरह हुआ, वो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। तो इस आंसर को लिखने से पहले उन्होंने सबसे पहले ये मेंशन किया, इट वॉज अ रेस्पॉन्स टू चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसी इन द कंट्री। उसको इन्होंने बॉक्स में डाल दिया। इससे उनका इंटेंशन इतना तो क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद जो कल्मिनेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, समेशन हुआ, तो वो सारी चीज़ों को ऐड करके फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो बेसिकली इन्होंने ये बता दिया कि ये रेस्पॉन्स था जो कि ब्रिटिश पॉलिसी की जो चेंज आ रही थी हमारे कंट्री में, उसके अगेंस्ट था। ठीक है, उसके बाद पॉइंट वाइज आ जाइए। इन्होंने मेंशन किया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, किस तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि लेड टू लिंकिंग ऑफ इकोनॉमिकल फेट ऑफ इंडियंस अक्रॉस एंड लेड टू डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज़ अमॉन्ग द वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल में मेंशन किया है आइडियाज़ ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वेयर इग्नाइटिंग नेशनलिज्म अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, किस तरीके से
पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन जो था वो जब आदमी एक तरीके से कन्वर्ज होने लगे आपस में, ठीक है, जब कन्वर्जन होने लगा तो क्या हुआ, आइडिया का यूनिफिकेशन हुआ, आइडियाज एक जगह आए। नेशनलिज्म तो था ही सब में, क्योंकि ब्रिटिश की जो ऑपरेसिव पॉलिसी थी, इन्होंने सबसे पहले ही पॉइंट पे मेंशन कर दिया इस बात को कि यह एक रेस्पॉन्स था जो कि ब्रिटिश पॉलिसी के चेंज होने की वजह से आया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉमन लैंग्वेज को भी इन्होंने पॉइंट किया है, जैसे इंग्लिश हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल प्रोग्राम, इट ऑल्सो हेल्प्ड इन अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट ऑफ वोल्टायर, लॉक एंड जो भी रसोयू, जो इन्होंने 3 थिंकर्स का नेम यहाँ पे मेंशन करके ये बता दिया किस तरीके से कॉमन लैंग्वेज ने परसुएट किया इंडियंस को कि यूनिफाइड हो जाओ। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट बाय द ब्रिटिश सच जैसे कि सती रेगुलेशन एक्ट बेंटिक के द्वारा जो लाया गया था, तो वो भी इंडिया को यूनिफाई करने में ज़्यादा मदद किया। देखिए इस पर एक पॉपुलर ओपिनियन है, आपको तिलक का याद होगा कि जैसे जब बात शुरू हुई कि सती प्रथा को बैन करना चाहिए तो तिलक इसके अपोज में थे। हालांकि लोग कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं कि तिलक उनके अपोज में नहीं थे, लेकिन हाँ तिलक क्या कर रहे थे, तिलक का कहना यह था कि मैं सती प्रथा के अपोज में नहीं हूँ, लेकिन ये ब्रिटिशर्स क्यों कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए सच सती रेगुलेशन एक्ट वॉज सीन एज एन इंटरफेरेंस ऑफ सोशियो कल्चर मूवमेंट इन द कंट्री। तो सीधी सी बात है, सोशियो कल्चर जो इंटरफेरेंस बढ़ रहा था उसको ये लोग एक तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट सोच रहे थे लोग, मतलब ब्रिटिश क्यों कर रहे हैं ये काम, तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे एक जगह। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे आर्म्स एक्ट 1878, रिडक्शन ऑफ एज ऑफ सिविल सर्विसेज 19 ईयर कर दिया गया था, आपको पता ही होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस पे कंट्रोल, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, लोकल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, नेशनलिज्म ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख सकते हो, तो ये उन्होंने मेंशन किया। फिर इमिग्रेशन बिल, ग्रैंड दिल्ली दरबार, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये हुआ था कि जब दिल्ली दरबार हुई तो फेमाइन की बीच हो गई थी ये। तो देखिए ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि जितने चीज़ें ऐड हुई, जो यूनिफाइड हुए इंडियंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कल्मिनेटिव फॉर्मेशन हुआ वो इसी वजह से हुआ, इन चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो आप देख सकते हो, अगर आप मेरी मानो तो कोई बहुत ही बेहतरीन, जैसे कह सकते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास आंसर, वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको डे 1 से बताता हूँ कि आंसर जितना सिंपल हो और आप अपनी बातों को रख दो, मेंस में आपका काम चल जाएगा, मेंस में आप अच्छा कर लोगे। आप खुद सोच के देखो, ये आंसर आप जब ने आंसर क्वेश्चन पढ़ा तो जब इन्होंने आंसर देना शुरू किया कि कैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन होने लगा, कैसे कॉमन लैंग्वेज एक बेस बना, किस तरीके से जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वो इंडियंस को यूनिफाई कर दिए, क्योंकि इंडियन नहीं चाहते थे कि हमारे कल्चरल सोशल रिफॉर्म में इंटर करे ब्रिटिशर्स, तो ये पॉइंट हो गया। फिर कैसे जो पॉलिसीज़ ला रहे थे ब्रिटिशर्स वो डिस्क्रिमिनेटरी था, क्लियर हो रहा है, वो डायरेक्टली उन्होंने अपना पॉइंट कह दिया और बहुत ही सिंपल लहजे में कहा है, कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज नहीं है। आप स्पेक्ट्रम देखोगे ना, टू द पॉइंट इस तरीके का लैंग्वेज मिल जाएगा आपको। इससे ये तो पता चलता है कि उन्होंने स्पेक्ट्रम को कम से कम नहीं हुए तो 4-5 बार पढ़ा होगा, एकदम बेसिक लैंग्वेज। अब देखिए इन्होंने फर्स्ट पॉइंट को बॉक्स में दिखाया, आखिर वो किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और उसके बाद अब नेक्स्ट बॉक्स उनका किस चीज़ का है, इट बिकम अ रीज़न फॉर चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है, ये रीज़न दे दिया। फिर लेड टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 विच ऑफेंड प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे डिफरेंट सेक्शंस अफेक्टेड हो रहे थे ब्रिटिश के डिफरेंट पॉलिसीज से, उसको ये सामने रख दिया। और ये बता रही है कि 1857 के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, उसकी वजह किस तरीके से वेरियस फैक्टर्स जो थे हमारे उस वक्त के सोसाइटी में वो ले रहा था। ब्रिटिश स्टार्टेड टू डिसएसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम सोशल रिफॉर्म्स। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही ऐसा होना शुरू हुआ ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब पूरी कंट्री हमारे अगेंस्ट जाने लगेगी, तो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिए सोशल रिफॉर्म से और स्टार्टेड टू पिट एंटी कांग्रेस एलिमेंट सच एज सर सैयद अहमद खान। तो अब क्या किए, जो एंटी कांग्रेस कमिटीज़ थी उसको बनाने लगे, सर सैयद अहमद खान जी को प्रमोट करने लगे, राजा शिव प्रसाद जी को जो बनारस के थे वो अगेंस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जबकि ब्रिटिश हैड नॉट एबल टू सरपास द वेव ऑफ नेशनलिज्म दैट हैड इट्स रूट्स सोन डीप, ठीक है ना। और ये कहा किन के द्वारा गया है, ये कहा गया बिपिन चंद्रा के द्वारा। देखिए हालांकि ये लैंग्वेज तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जो कि कोई भी यूज़ करेगा अगर आंसर राइटिंग लिख रहा है तो। अगर मॉडर्न इंडियन में
अगर यूनिफिकेशन की बात हो रही है तो। लेकिन इन्होंने इस बात को मेंशन किया, बिपिन चंद्रा जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन है, ठीक है, आपको पता ही होगा, उनका नाम यहाँ लेके एक तरीके का इमेज क्रिएट किया है, ठीक है। कैसे? अगर ये मानो आप कॉपी चेक कर रहे हो, कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, कोई इवैल्यूएटर कॉपी चेक कर रहा है, तो वो देखेगा ना, तो उसको लगेगा अच्छा इन्होंने ये बहुत बड़े हिस्टोरियन का नाम मेंशन किया है। वो अगर इन 3 लाइन को नहीं भी पढ़ेगा ना, तो वो समझ लेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोट किया गया है उनके द्वारा, मतलब ये कहीं ना कहीं से ये कंटेंट को लेके आई हैं, ठीक है। तो आप सोचो इस क्वेश्चन को बहुत मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्टार्टिंग से ही कि कोई बहुत बड़ा, आप मैंने यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 की भी कॉपी देखी है, कोई बहुत एक्सेप्शनल कॉपी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन। एक कनिष्क कटारिया सर का थोड़ा मिल सकता है आपको कॉमन, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग वे में, लेकिन आप देखो ऑप्शनल में क्रिएट कर सकते हो। ऑप्शनल आपका साइंस होगा, मैथ्स बैकग्राउंड होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, तो उसमें आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप दिखा सकते हो बहुत सारी अपनी कैलकुलेटिव स्ट्रेंथ और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप जीएस में नहीं दिखा सकते हो। जीएस में आपको एकदम टू द पॉइंट फ्रंट पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो जैसे हम लोग की जो आंसर राइटिंग सेशन चल रही है उसमें मैं देखता हूँ कुछ कॉपीज ऐसी होती है ना कि जैसे मान लो कि उनको लिखना एक्स है, तो वो किस तरीके से आएंगे पता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर करके आएंगे, मतलब एक्स ही लाएंगे, वो आएंगे उस पॉइंट पे, लेकिन घूम फिर के आएंगे। आप मेरी बात मानो, नंबर ऑफ पेजेस मैटर करते होंगे पहले, अब मैटर नहीं करते हैं। आप अपने चीज़ को लिमिट करो, चीज़ों को, मतलब जैसे 4 पेज लिख रहे हो ना, तो आप अपने पॉइंट्स को रखने की कोशिश करो उस 4 पेज में, ठीक है। ये ज़्यादा मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने वैसे बहुत सारे मेंस की कॉपी, मेरी एक हैबिट है, जैसे जिस तरीके से वेब सीरीज़ देखते हैं ना हम लोग, उस तरीके से मैं कभी कभी क्या करता हूँ, किसी भी टॉपर्स की कॉपी उठा के देखना शुरू कर देता हूँ, और इससे मुझे सच में सीखने को मिलता है, और अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा ये मुझे लगता है। लेकिन हाँ, फ़ायदा बहुत होता है। जिस तरीके से आप एडिटोरियल पढ़ते हो ना, उस तरीके से इसको कोशिश करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन बताया, ऐसे तो पूरी पूरी कॉपीज़ बताई जा सकती है, लेकिन हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें इसी तरीके से जाएंगी। चीज़ें इनसे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखना, चीज़ों को सिंपल रखना, ठीक है, सिंपल रखना। और एक चीज़ और याद रखना, कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश मत करना जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो, ठीक है। और सिंपल के साथ साथ क्या करना, जो लैंग्वेज आप हमेशा से पढ़ रहे हो, जैसे स्पेक्ट्रम में पढ़ते हो, जैसे एम लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो चीज़ पढ़ते आ रहे हो उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करो, जो चीज़ डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो। अब जैसे क्या है, मॉडर्न पढ़ रहे हो आप, तो आप बहुत सारे फैक्ट्स याद करते होगे, 1929 बेंटेक, ठीक है, 1937, 1939, 1942 क्विट इंडिया, मतलब इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स याद करते होगे। तो उसी फैक्ट्स को जैसे आप कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज करके आओ ना, उसको ही लिखो, और लिखो लेकिन आराम से लिखो, लेकिन हाँ करेक्टनेस होना चाहिए और एक रिफ्लेक्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ही डिस्कस करना ज़्यादा सही है। तो आप देखना, आंसर लिखने की कोशिश करना, लेकिन सीखने की कोशिश ज़्यादा करना। देखो आंसर लिखेंगे ये मतलब नहीं, बहुत सारे लोग लिख सकते हैं यार, मतलब हर जगह पूरा ट्विटर पे, कोरा पे, हर जगह वॉर चल रहा है लिखने का। लिखना नहीं है, बस जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछा गया ना उसको बस प्रेजेंट कर देना है कॉपी पे। तरीका होना चाहिए, थोड़ा सा हैंड राइटिंग साफ होना चाहिए। भले ही लोग कहें कि प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, लेकिन करता है मैटर, बिल्कुल करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी प्रोग्रामिंग थोड़ा वीक थी, मैं अपनी कॉलेज डेज़ की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब एक प्रोग्रामिंग के फैकल्टी आए थे, तो वो जब कॉपी उठाए ना मेरा, तो वो कहते हैं कि देखो मेरी एक्सपेक्टेशंस लगी थी कि ये बंदा बहुत अच्छा प्रोग्रामर होगा, ठीक है। ये उनकी वर्ड से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनका कहना था कि हाँ ये बंदा अच्छा प्रोग्रामर होगा, लेकिन जब मैंने इसकी कॉपी चेक की तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया कि इनका फ्रेम सही था, स्ट्रक्चर सही था, चीज़ों को रिप्रेजेंट अच्छे किए थे, लेकिन इनका प्रोग्राम फाइनल जाके रन नहीं कर पाया। तो एटलीस्ट एक इमेज तो क्रिएट हुआ। आप एक चीज़ सोचो, अगर आप कॉपी चेक करने वाले हो तो क्या आप रन करवा के देखोगे क्या मेरी प्रोग्राम? अगर आपको कॉपी की चेक करने की लिमिटेशन है तो आप अच्छे से चेक करके आगे बढ़ जाओगे। मार्क्स ही तो चाहिए यार, कौन सा उसमें वो करना है, हमें रिसर्च नहीं करना है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोग और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और आंसर राइटिंग सेशन हमारा चल रहा है ऑलरेडी, पीसीएस का या यूपीएससी भी आप उसमें जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।